फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो स्पेशली माइनिंग फोरमैन एंड माइनिंग मेट रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनरीज के ऊपर बेस्ड है। दोस्तों, लास्ट वीडियो की तरह आज का वीडियो में भी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसको समझने को कोशिश करेंगे और उसका सही आंसर भी पता करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, द रिलीविंग होल शैल बी ड्रिल्ड एज फार एज पॉसिबल डैश। द रिलीविंग होल शैल बी ड्रिल्ड एज फार एज पॉसिबल। जैसे आप लोग जानते हैं कि कभी मिसफायर हो जाता है ब्लास्टिंग के दौरान, तो उसके बाद रिलीविंग होल का ज़रूरत पड़ता है। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि रिलीविंग होल जो ड्रिल होता है उस रिलेटेड जो ऑप्शन है, इन द प्रेजेंस ऑफ माइंस मैनेजर, इन द प्रेजेंस ऑफ फोरमैन, इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लास्टर हु कंडक्टेड द ब्लास्टिंग, इन द प्रेजेंस ऑफ एन असिस्टेंट मैनेजर, ऑल ऑफ दिच। यानी कि जो रिलीविंग होल ड्रिलिंग किया जाता है वो किसका प्रेजेंस में होता है, मतलब किसका प्रेजेंस में होने का स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि माइंस मैनेजर का प्रेजेंस में, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि जो माइंस का फोरमैन होगा उसका प्रेजेंस में, तीसरा बोल रहा है कि जो ब्लास्टर ब्लास्टिंग किया है और उस ब्लास्टिंग करने के वक्त मिसफायर हो गया है उसी ब्लास्टर का प्रेजेंस में रिलीविंग होल ड्रिलिंग किया जाता है। चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि जो उसी समय जो असिस्टेंट मैनेजर होगा उस शिफ्ट का उसका प्रेजेंस में, और ऑप्शन ई बोल रहा है ऑल ऑफ दिच, यानी कि ये सभी का प्रेजेंस में ड्रिलिंग करने का, जो रिलीविंग होल ड्रिलिंग करने का प्रोविज़न है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? अगर आप मेटल फेरस माइंस रेगुलेशन 1961 का रेगुलेशन 167 क्लॉज नंबर 6 पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जो ब्लास्टर ब्लास्टिंग किया होगा और मिसफायर हो गया होगा उसी ब्लास्टर का प्रेजेंस में ही रिलीविंग होल मारने का प्रोविज़न है। तो रेगुलेशन 167 क्लॉज नंबर 6 के हिसाब से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लास्टर हु कंडक्टेड द ब्लास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस टू बी फॉलोड to ascertain the medical fitness of persons seeking appointment is laid down in dash। फॉर्म N, फॉर्म O, फॉर्म P, फॉर्म M, फॉर्म P1। इसका मतलब क्या हुआ? ये बोल रहा है कि मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस मतलब जिसके हिसाब से कोई भी आदमी जो सीकिंग अपॉइंटमेंट्स, यहाँ जो उसका ये क्वेश्चन में जो चालाकी किया गया है वो यहीं पे है, पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट, यानी कि जिसका अपॉइंटमेंट होना है अभी, मतलब कोई भी आदमी का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है अभी टू बी अपॉइंटेड यानी कि ये मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उसका अपॉइंटमेंट होगा। तो उस केस में उसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सा फॉर्म में वो लेट डाउन किया गया है। तो इसमें कन्फ्यूजन जो होते हैं फॉर्म P और P1 में, उनके लिए क्लियर लिखा गया है, माइन रूल आप पढ़िएगा कि जो पर्सन टू बी अपॉइंटेड यानी कि उसका अपॉइंटमेंट हुआ नहीं है और वो अभी ये मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उसका अपॉइंटमेंट होगा, उसका स्टैंडर्ड है फॉर्म P1 में। और जो आदमी ऑलरेडी अपॉइंटेड है और उसका पीरियोडिकल मेडिकल होगा यानी कि PME होगा, उसका जो स्टैंडर्ड वो फॉर्म P में मेंशन्ड है। तो इनिशियल जो मेडिकल एग्जामिनेशन है यानी कि IME वो फॉर्म P1 के हिसाब से, और पीरियोडिकल मेडिकल जो एग्जामिनेशन है यानी कि PME वो फॉर्म P के हिसाब से। तो इसी के हिसाब से ये जो क्वेश्चन पर्टिकुलरली है कि पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट, तो वो आदमी अभी ज्वाइन नहीं किया है ड्यूटी, अपॉइंटमेंट उसका हुआ नहीं है, तो IME हो गया इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो उस केस में कौन सा स्टैंडर्ड को
फॉलो किया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो इसका सही आंसर है फॉर्म P1। IME के लिए P1, PME के लिए P। तो ये IME का केस है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन E, यानी कि फॉर्म P1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए कंप्रेसर शैल बी सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिक टेस्ट एट ए प्रेशर एट लीस्ट डैश द परमिसिबल वर्किंग प्रेशर। यानी कि एक कंप्रेसर जहाँ जहाँ भी यूज होता है माइंस में, ठीक है, उसका अगर हम हाइड्रोलिक टेस्ट करेंगे तो उसका परमिसिबल जो वर्किंग प्रेशर है उसका कितना टाइम प्रेशर से हम वो हाइड्रोलिक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ऑप्शन क्या क्या है? 2 टाइम्स, 50%, 100%, 1.5 टाइम्स, 3 टाइम्स। यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई भी कंप्रेसर का अगर हम हाइड्रोलिक टेस्ट कर रहे हैं तो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न के हिसाब से उसका वर्किंग प्रेशर का कितना प्रेशर से हम वो हाइड्रोलिक टेस्ट करेंगे। उसका 50%, मतलब जितना वर्किंग प्रेशर होगा, परमिसिबल वर्किंग प्रेशर होगा उसका 50%, या उसका 100%, यानी कि जितना वर्किंग परमिसिबल वर्किंग प्रेशर है उतना ही प्रेशर से हाइड्रोलिक टेस्ट करेंगे, या उसका 2 टाइम, यानी कि जितना परमिसिबल वर्किंग प्रेशर है मान लीजिए उसका 50 है तो 100, तो 2 टाइम्स हो गया, तो 2 टाइम्स में करेंगे, या 1.5 टाइम्स में, या 3 टाइम्स में। तो इसका सही आंसर है, जैसे आप लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोलिक टेस्ट होता है कोई भी कंप्रेसर का, ठीक है, तो उसका जो परमिसिबल वर्किंग प्रेशर है उसका 1.5 टाइम प्रेशर से हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है, यानी कि 1.5 गुना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1.5 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट शैल नॉट बी सिचुएटेड विद इन डैश ऑफ एनी वॉशिंग प्लेस, यूरिनल और लैट्रिन। दो ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट जहाँ जहाँ भी माइंस में हम देते हैं वो शैल नॉट बी सिचुएटेड विद इन डैश ऑफ एनी वॉशिंग प्लेस, यूरिनल, लैट्रिन। वॉशिंग प्लेस, यूरिनल, लैट्रिन का कितना मीटर डिस्टेंस के अंदर कोई भी ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट नहीं रहना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? 15 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, 6 मीटर, 20 मीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 6 मीटर, जो कि ऑप्शन डी में है, 6 मीटर। अच्छा, ये प्रोविज़न कहाँ पे है? ये ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट, वॉशिंग प्लेस, यूरिनल, लैट्रिन, ये सबसे कितना डिस्टेंस में होना चाहिए? ये प्रोविज़न है सेक्शन 19 माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 19 में आप देखिएगा, वहाँ पे क्लियरली ये पॉइंट है कि 6 मीटर दूरी में वॉशिंग प्लेस, यूरिनल, लैट्रिन से कोई भी ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट नहीं रहेगा। मिनिमम डिस्टेंस 6 मीटर होना चाहिए। तो ये माइंस एक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिगार्डिंग द ग्राउंड वाइब्रेशन व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी कि ग्राउंड वाइब्रेशन के बारे में ये जो लिखा गया जो सेंटेंस है, जो ऑप्शंस है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शंस क्या क्या है? लोअर द फ्रीक्वेंसी, हायर ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, फ्रीक्वेंसी एंड ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ये ग्राउंड वाइब्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि फ्रीक्वेंसी जितना कम होगा ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा होगा। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये ऑप्शन इस टाइप का भी कभी कभी ऑप्शन दे देता है कि फ्रीक्वेंसी और ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि लोअर द फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी जितना कम होगा, हायर ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो ग्राउंड वाइब्रेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? लोअर द फ्रीक्वेंसी, हायर ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट।
जितना कम फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए पर्सन नॉमिनेटेड फॉर वर्कमैन इंस्पेक्टर शाल हैव ए टोटल एक्सपीरियंस ऑफ डैश ईयर्स इन माइंस फॉर गेटिंग नॉमिनेटेड, यानी कि कोई भी एम्प्लॉय का मिनिमम एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए जिसके वजह से कि वो नॉमिनेट हो पाए वर्कमैन इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं 29 रूल नंबर 29 में वर्कमैन इंस्पेक्टर के बारे में 29Q में लिखा गया है कि कोई भी वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेशन के लिए एक जो एम्प्लॉई है उसका मिनिमम एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन है 2 ईयर्स, 6 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, नॉन ऑफ दिस। तो इसका तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसका सही आंसर क्या है 5 ईयर, ऑप्शन सी में लिखा गया है। तो उसमें और एक कंडीशन भी है 29Q अगर आप पढ़ेंगे तो वर्कमैन इंस्पेक्टर के लिए नॉमिनेशन होने के लिए उसका टोटल एक्सपीरियंस 5 साल होना चाहिए, लेकिन जिस माइंस के लिए वो नॉमिनेट हो रहा है उसमें कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो 5 साल के अंदर, यानी कि इंक्लूडिंग द 2 ईयर्स, यानी कि जिस माइंस के लिए वो नॉमिनेट हो रहा है उसी माइंस में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कुल मिला के ये 2 साल को मिला के उसका टोटल एक्सपीरियंस 5 साल होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, इसके लिए इसका सही आंसर होगा 5 ईयर्स। लेकिन अगर इसमें पूछता कि जिस माइंस के लिए वो नॉमिनेट हो रहा है उस माइंस में कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो यह इसका आंसर होता है 2 ईयर्स। दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है, तो इसको थोड़ा आप ध्यान दीजिए। जिस माइंस के लिए उसके लिए 2 ईयर्स, उस माइंस में 2 ईयर्स, और टोटल एक्सपीरियंस 5 साल होना चाहिए। 29Q ऑफ माइन रूल 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए माइन इज कंसिडर्ड प्रोन टू एक्सीडेंट इफ सिवियरिटी रेट इज डैश। सिवियरिटी रेट फिर सिवियरिटी इंडेक्स वो कितना होने से ए माइंस को हम एक्सीडेंट प्रोन माइंस बोलेंगे। ऑप्शंस क्या क्या है, लेस देन 12, इक्वल टू 12, मोर देन 12, नॉन ऑफ दिच, ऑल ऑफ दिच। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, यानी कि मोर देन 12। अगर सिवियरिटी इंडेक्स उसका वैल्यू हम अगर कैलकुलेशन करने के बाद 12 से ज़्यादा हुआ, इसका मतलब वो माइंस एक एक्सीडेंट प्रोन माइंस है। अच्छा, सिवियरिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, सिवियरिटी रेट का अलग अलग चीज़ों को लेके अलग अलग फार्मूला है, लेकिन उसका जो बेसिक फार्मूला है सिवियरिटी इंडेक्स का, उसका फार्मूला है कि 50F यानी कि 50F इंटू S इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय मैन शिफ्ट वर्कड। इसका मतलब क्या हुआ, 50F इंटू S होल इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय टोटल मैन शिफ्ट वर्क। इसमें F क्या है, F है कि एक साल में उसका टोटल फटाल केसेस कितना है, फटाल इंजरी कितना है। फटाल केस इंजरी तो नहीं, फटाल केस, फटाल मतलब डेथ, यानी कि एक साल में उसी माइंस में जिस पर्टिकुलर माइंस का सिवियरिटी इंडेक्स निकाल रहे हैं, एक साल में उसी माइंस में कितना फटाल केसेस हुए हैं। मान लीजिए 3 हुए हैं, तो इसमें क्या होगा 50 इंटू 3 इंटू S क्या है, कितना सीवियर इंजरी हुआ है, सीरियस बॉडीली इंजरी जो है, कितना सीरियस बॉडीली इंजरी हुआ है, मान लीजिए वो होगा 5, तो 50 इंटू 3 इंटू 5 होगा इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय उसी साल में टोटल कितना मैन शिफ्ट वर्क हुआ है, उसको डिवाइड कर देंगे तो जो रिजल्ट निकलेगा वो अगर 12 से ज़्यादा होता है तो ये माइंस एक एक्सीडेंट प्रोन माइंस है। ठीक है, ये है उसका फंडामेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इसका सही आंसर क्या हुआ, मोर देन 12, जो कि ऑप्शन सी में है। अगर मोर देन 12 होगा तो उसको बोलेंगे हम एक एक्सीडेंट प्रोन माइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्लोप स्टेबिलिटी रडार इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डैश। स्लोप
स्लोप स्टेबिलिटी रडार एक इंस्ट्रूमेंट है, वो किस पर्पज के लिए माइंस में यूज होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? पीट स्लोप मॉनिटरिंग, वेस्ट डंप वॉल्यूम प्रोटेक्शन, ओपन कास्ट माइन सर्वेइंग, लाइट प्रोटेक्शन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है क्या? पीट स्लोप मॉनिटरिंग। पीट स्लोप मॉनिटरिंग के लिए स्लोप स्टेबिलिटी रडार यूज होता है। ठीक है, SSR उसको भी बोलते हैं, SSR। कभी कभी क्वेश्चन में SSR इज यूज्ड फॉर इस टाइप का आता है, तो SSR का मतलब स्लोप स्टेबिलिटी रडार, जो कि पीट स्लोप मॉनिटरिंग पर्पज में माइंस में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑनर एजेंट और मैनेजर शैल टेक एक्शन ऑन सजेस्टेड मेजर्स ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर डैश, यानी कि वर्कमैन WI जो है उसका मतलब है वर्कमैन इंस्पेक्टर। वर्कमैन इंस्पेक्टर जो मेजर सजेस्ट करता है, कौन सा मेजर? जो फॉर्म U में जो वर्कमैन इंस्पेक्टर रिपोर्ट लिखता है, उसका जो ऑब्जर्वेशन लिखता है फॉर्म U में, तो ऑनर एजेंट मैनेजर कितने दिन के अंदर उसमें एक्शन लिखते हैं? तो ऑप्शंस क्या क्या है? इमीडिएटली, विद इन 24 आवर्स, विद इन 7 डेज, विद इन 30 डेज, विद इन 15 डेज ऑफ एंट्री। ऑफ एंट्री का मतलब है कि वो जो फॉर्म U में जो एंट्री हुआ है, जो उनका ऑब्जर्वेशन, वर्कमैन इंस्पेक्टर का जो ऑब्जर्वेशन, वो कहाँ एंट्री होता है? फॉर्म U में। तो जो फॉर्म U में वर्कमैन इंस्पेक्टर का जो ऑब्जर्वेशन एंट्री हुआ है, जिस डेट में एंट्री होता है, उसका कितने दिन के अंदर ऑनर एजेंट मैनेजर क्या एक्शन लिए, उसमें नोट लिखने का स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर, आप अगर माइन रूल 1955 का 29 रूल नंबर 29S देखेंगे, तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि 15 दिन के अंदर, जो कि ऑप्शन E में है। यानी कि जिस दिन फॉर्म U में एंट्री हुआ वर्कमैन इंस्पेक्टर का ऑब्जर्वेशन, वो जो भी ऑब्जर्व किया होगा, जो लिखा होगा, उसका 15 दिन के अंदर ऑनर एजेंट मैनेजर क्या एक्शन लिए उसके ऊपर, वो उसमें मेंशन करेंगे। ये है इस क्वेश्चन का जो सवाल पूछ रहा है कि कितने दिन के अंदर ऑनर एजेंट मैनेजर क्या एक्शन लिए, कितने दिन के अंदर नोट करेंगे? 15 दिन के अंदर, 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु गिव्स परमिशन फॉर द मैगजीन? मैगजीन के लिए कौन परमिशन देता है? ऑप्शन क्या है? DM यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, IBM यानी कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, CIM चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, CIM और RIM चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ऑप्शन E CCOE। तो इसका सही आंसर क्या है? हु गिव्स परमिशन फॉर द मैगजीन? मैगजीन के लिए परमिशन कौन देता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देता है, IBM देता है, CIM देता है, या फिर CIM और RIM कोई भी दे सकता है, या CCOE देता है। CCOE मतलब चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव, जो कि इसका सही आंसर है। तो मैगजीन का परमिशन कौन देता है? मैगजीन का परमिशन चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव CCOE देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन E CCOE चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव। तो दोस्तों, ये था कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज का वीडियो का। इसी तरह आगे भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा एक दूसरा वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि